क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आवास, आवास सह अनुपयोग, दुकान या कार्यालय, स्कूल या कॉलेज आदि, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि, पूजा स्थान, अन्य गैर आवासीय उपयोग और खाली। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे उसके हिसाब से आप चयन करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा भवन दिखता है जिसके अंदर आवास भी है और उसके साथ उसमें कोई अन्य काम भी होता है, जैसे कोई दुकान है या फिर कोई पूजा स्थल है या कुछ भी, अगर उसमें लोग रहते भी हैं और उसके अलावा भी उसका कोई अन्य उपयोग है, तो उस केस में आप ये चयन करेंगे आवास सह अनुपयोग। इसको चयन करते ही आपके सामने ये वास्तविक उपयोग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लिखना होगा आवास सह अन्य उपयोग में क्या लिखना है देख लेते हैं एक बार। का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर ऐसे आवास सह दवाखाना जैसे इसको चयन करना है। ठीक है, और इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। एक ऑप्शन यहाँ लॉक है और संस्थागत है, ये दोनों ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो अगर कोई यहाँ पर दो ऑप्शन है लॉक और संस्थागत, तो ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से चयन करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण। इसमें आप उत्तरदाता के अनुसार लिखेंगे। इसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से जो चीज़ अच्छी हो सकता है सामने वाले के लिए ना हो या फिर उसके लिए सामान्य हो, तो आप उसके उत्तर के हिसाब से चयन करेंगे। तो मान लेते हैं रहने योग्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। परिवार क्रमांक यहाँ पर स्वतः ले लेगा ये। इसके बाद आपको इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, इसमें आपको हर तरह के व्यक्ति, अगर कोई वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर वर्ग का, हर एक उम्र का व्यक्ति जो होगा उस परिवार में सामान्यतः रहता होगा, उसको आपको एंट्री करना है। मान लेते हैं 5 लोग का परिवार है। यहाँ पे आप मुखिया का नाम एंटर करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिंग आप मुखिया से पूछेंगे, उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। यहाँ पुरुष है और इसके बाद आप उसकी जाति यानी जाति या जनजाति का उपयोग करेंगे, मतलब चुनाव करेंगे। इसमें आप अगर जानना चाहें कि सामने वाला जो बता रहा है वह किस में आएगा, एससी में आएगा या एसटी में आएगा या फिर अन्य में आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसी हिसाब से आप उनका चुनाव करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। और इसके अलावा एससी और एसटी के अलावा वो सभी अन्य में आएंगे। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसटी जो है वो किसी भी धर्म का हो सकता है और एससी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको लिखा भी है अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में हो सकते हैं और अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म की हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अन्य को चुन लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला सवाल है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। मकान के स्वामित्व की स्थिति मतलब यहाँ पर ये उसका स्वयं का मकान है। दूसरा ऑप्शन किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, यानी कि उनका यहाँ पर किराए पर रहते हैं, इसके अलावा उनका अपना मकान है कहीं पर। तीसरा ऑप्शन किराया एवं अपना कोई मकान नहीं, इसका मतलब कि वो उनके पास अपना कोई घर नहीं है, वो यहाँ किराए पर ही रहते हैं। या फिर इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन आती है तो उसमें आप कोई अन्य का चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम अपना चुन लेते हैं। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, कोठरी, स्टोर, गलियारा और बरामदे को शामिल नहीं करना है इसमें। इसमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने का कमरा,